नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवान गवाड़े अजय आज आपके समक्ष उलगुलान एक साहित्यिक चळवळ अर्थात उलगुलान एक साहित्यिक आंदोलन इस कड़ी का हिस्सा बनने जा रहा हूं। मित्रों, आप सभी को जय बिरसा, जय भीम, जय मूल निवासी, जय शिवराय। मित्रों, इस बहाने हमारे महाराष्ट्र की जो बहुत लंबी परंपरा है, जिनका योगदान इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए, इस वैचारिक पुरोगामित्व को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिन्होंने अपना जीवन त्याग किया, अपना जीवन पूरा खर्च किया, ऐसे हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि शाहू महाराज, जिन्होंने सबसे पहले हमारे भारत में आरक्षण की नींव रखी और समान सामाजिक न्याय के आधार पर अपने राज्य में एक ऐसा परिवर्तन किया जो इससे पहले कभी संभव नहीं था। एक समय ऐसा भी रहा है हमारे भारत भूमि का, जो महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, सम्राट मौर्य, इनके ऐतिहासिक धरोहर पर, वैचारिकता पर चलने वाले ये जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिसके कारण आज हमें यह एक मनुष्य होने का, या ये कहें कि इस समान धर्मा मनुष्य के जो अधिकार है, जो हक है, उसे जीने का, उसको अपने जीवन में अमल में लाने का, यह जो है अधिकार हमें प्राप्त हो गए। और इन तमाम महापुरुषों के बाद जैसे हम पूरे निष्ठा के साथ, गौरव के साथ, सम्मान के साथ जिनका नाम लेते हैं, ऐसे बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनके कारण आज हम आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो या अन्य ओबीसी समाज हो, मनुष्य की कोटि में हमको जो है गिना जा रहा है। अगर संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा होता तो आज हम किस मुकाम पर, किस जगह पर होते, यह सोचने की बात है। मित्रों, उलगुलान एक साहित्यिक आंदोलन, ये जो संकल्पना है, इसकी भूमिका में हमारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर सखाराम डाकुरे जी ने पहले ही बात की है। इसमें लगभग अभी तक कुल मिलाकर के 43 जो है व्याख्यान रखे, देश के गणमान्य अतिथियों को, वैचारिक लेखन करने वाले जो इतिहासकार है, साथ ही साथ कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, समीक्षक भी है, और साथ ही साथ जो कलाकार है, वस्तुतः एक जो लोक जीवन जिसको हम कहते हैं, लोक जीवन का पक्ष लेकर के आगे बढ़ने वाले जितने भी हमारे इस कड़ी में जुड़ते गए, तो लगभग 43 लोगों को इसमें जोड़ा गया और मेरा अभी 44वां नंबर है। मित्रों, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो 44 के बारे में आप जानते हैं कि जैसे अगर उसका उदाहरण दिया जाए तो
यानी 44 जिसको हम कहते हैं, और ये आता है नगर निगम के अंतर्गत या भूमि अभिलेख के अंतर्गत। वैसी ही बात है मित्रों कि आज इस भूमि का मालिक, इस धरती का लाडला, इस धरती का सुपुत्र जो है, अपनी भूमि से, अपनी जमीन से, अपने वतन से बिल्कुल विस्थापित हो गया है, उसको दरकिनार कर दिया गया है और साथ ही साथ एक तरह से वंचित रखा गया है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस धरती के जो मालिक है, इस धरती के जो हकदार है, जिनका पहला अपना हक है इस जल पर, जंगल पर और जमीन पर, इस जल, जंगल और जमीन के लिए जिसका पहला हक होना चाहिए, उन्हीं हक से जो है मूलभूत जो जीवन आवश्यक चीजें हैं उनसे ही हमें बेदखल कर दिया गया है। पहली बात तो यह है। तो आप समझ लीजिएगा कि 7/12 से ही हमारा नाम हटा दिया गया है। पहली बात तो जो है 7/12 से ही हमारा नाम हटा दिया गया है। इसलिए हम यदि अपने आप को आदिवासी कहते हैं तो इस पर भी तथाकथित सवर्ण लोगों को, मुख्य धारा के लोगों को आपत्ति है। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हैं, आप वनवासी हैं, आप जंगल के निवासी हैं, आप गिरिजन हैं। आदिवासी कहने से और इस प्रकार का हक जताने से होगा ये कि हम इस धरती के मालिक, इस धरती के बेटे, इस धरती के सुपुत्र कहलाएंगे और ये लोगों को मंजूर नहीं है मित्रों। इसलिए इस लड़ाई को इस उलगलान के माध्यम से भी हमें आगे बढ़ाना है और ये काम जो है आप लोग भली भांति कर रहे हैं, जिसका मुझे बहुत फक्र है। और जिस तरह से मुझे जो विषय दिया गया था कि आदिवासी समाज और मेरी कविताएं या कविताओं में मेरी जो है अभिव्यक्ति, मित्रों मैं अपने बारे में क्या कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो देश भर में इधर उधर बिखरे हुए हैं। कुछ लोग फेसबुक फ्रेंड हैं और कई बार हमारे जो वैचारिक कमेंट्स होते हैं राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, अर्थशास्त्र को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब वो कमेंट्स करते हैं जिनको हमारे विचार पसंद आते हैं, तो उनके लिए मेरा अपना परिचय भी देना मैं यहाँ अनिवार्य समझता हूँ। क्योंकि जिस परिस्थितियों से, जिन अभावग्रस्त जिंदगी से हम आते हैं, वो जो जिंदगी है वो किसी के भी नसीब में नहीं आनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि सुदूर पहाड़ियों में, सुदूर जंगल के बीच जिस तरह से हमारा पूरा समाज बिल्कुल कह लीजिएगा कि जो भी सुपिक जमीन है, जिसको उर्वरक जमीन कह सकते हैं हम लोग, काली मिट्टी वाली जमीन, जिससे हमको बेदखल करके पूरे समाज को जंगलों में खदेड़ दिया गया और जो उर्वरक जो जमीन थी उसे जो है हथिया लिया गया। इसलिए मैं अपने बारे में अगर कहूं तो मेरा जन्म हिंगोली जिले में औंढा नागनाथ जो तीर्थ क्षेत्र बताया जाता है उसके निकट, औंढा नागनाथ के निकट राजापुर में एक अत्यंत निर्धन आदिवासी अंध समाज में मेरा जन्म हुआ। और जो भी कुछ ज़मीन थी वो पहाड़ों पर थी, जिसमें मुश्किल से एक परिवार का गुजारा भी नहीं होता था। हम 5 भाई हैं, इसमें 3 भाई है, 2 बहनें हैं और सबसे छोटा मैं हूँ। मित्रों, मेरी आरंभिक जो शिक्षा है वह गांव में ही हुई, जिला परिषद के स्कूल में। उसके पश्चात 5वीं और 6वीं में
तालुका प्लेस जो बसमत नगर है, बसमत नगर, उस बसमत नगर में हुआ। उसके पश्चात की जो शिक्षा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये 4 साल जो है पोस्ट बेसिक आदिवासी आश्रम शाला बोथी, वह भी पहाड़ी इलाका है, टोटल कलमनुरी तालुका में, हिंगोली जिले में ही। तो उसमें मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई। इसलिए जंगल, पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, लता बेलियां और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के पंछी प्राणी, इनसे बहुत घनिष्ठ नाता रहा है, संबंध रहा है। जब मैं पढ़ता था तो हमारे जो सहपाठी मित्र थे वह अलग अलग प्रकार के मछलियों को पकड़ने के जाले बिठाते थे नदियों में। तो कभी इस तरह से जंगल में चिड़ी मार, जिसको हम कह सकते हैं, चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाले बिछाते थे। मैं सुबह तड़के ही उठ करके जाता था और ऐसे पंछियों को आज़ाद किया करता था। फिर नदी में आकर के, नदी में जो जाला बनाया गया है मछलियां पकड़ने का, तो उन मछलियों को भी मैं आज़ाद किया करता था। तो पता नहीं, मैं मतलब हमारे मतलब एक संवेदना, जिसको कह लीजिए, प्राणी मात्र के प्रति ये संवेदना आरंभ से ही रही है। क्योंकि पिताजी वारकरी संप्रदाय में दीक्षा ले चुके थे और वारकरी संप्रदाय के बारे में तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ये लंबी बड़ी परंपरा है और जो सर्वधर्म समभाव के नाते जो है उसको स्थापित किया था। इसलिए हम कहते हैं ना कि ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झाला से कळस। तो इसमें कई प्रकार के विभिन्न जाति धर्मों के संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने मानवीय संवेदना के आधार पर, सर्वधर्म समभाव के आधार पर जो है ये संप्रदाय की स्थापना की थी। उसमें पिताजी ने दीक्षा ली थी, इसलिए मांस मछली खाना या ये इस तरह से अंडा खाना, ये थोड़ा सा मैं उससे दूर ही रहा बचपन में। लेकिन बाद में विद्रोही बन गया, ये एक अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, इस तरह से जब हम लोग समाज की बात करते हैं, आदिवासी समाज की, तो जैसे मैंने कहा कि मैं आंध्र आदिवासी समाज में पैदा हो गया हूँ। और जब मैं देखता हूँ हमारे भाई या आदिवासी समाज के अंतर्गत ही जो गोंड आदिवासी है, उसके बाद जो है संथाल आदिवासी है, तो ये तमाम जो पारधी है, गोंड है, तो ये तमाम जो आदिवासी है, उन आदिवासियों की जो परंपरा है, मान्यताएं हैं, वह बहुत ही एक समान है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो जिसमें कोई फर्क नहीं है। जो रीति रिवाज मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिसको आप हिंदू धर्म के अंतर्गत 16 संस्कार कहते हैं, तो इस प्रकार के उतने तो संस्कार वाली बातें हमारे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि हम पहले से जो है संस्कृत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आदिवासी समाज में जितने भी पर्व, तीज, त्योहार है, तो यह आप देखेंगे कि समसमान है। आदिवासी जो मनुष्य है, या पुरुष हो या स्त्री हो, ये पहले से थोड़े से मतलब शर्मीले स्वभाव के हैं। और हर जगह पे मैंने ये देखा है, पूरे भारतवर्ष में जहाँ कहीं भी मैं गया तो वहाँ ये इस तरह से आदिवासी समाज के जो नौजवान हैं, पुरुष है, स्त्रियाँ हैं, ये शर्मीले किस्म के हैं। जानबूझ करके किसी के भी काम में वो टांग नहीं अड़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो संपूर्ण समाज है, आदिवासी समाज, वह चोरी, डकैती, लूटपाट, इससे जो है वो कोसों दूर है। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे समाज का। इसलिए आप आज भी भारत के जितने भी लुटेरे हैं, दरोडेखोर जिसको हम कहते हैं, लुटेरे हैं, दरोडेखोर है, घपलेबाज है, जिन्होंने बैंक लूटे, जिसने देश लूटा, कई प्रकार के स्कैम किए, घोटाले किए, ऐसे लिस्ट में मैं कहता हूं कि न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में कोई भी आदिवासी नेता, कोई भी आदिवासी उद्योजक तो है ही नहीं, लेकिन
मान लीजिए कि कोई उद्योजक, कोई बैंकर आदिवासी समाज का है और उसने इतने इतने करोड़ रुपए को जो है देश को लूटा, वो भाग गया, ऐसा कदापि नहीं है। इसलिए इस रूप में अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज और समुदाय निष्कलंक है। मित्रों, देखिए कि एक तरफ हमें देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों की सूची बताई जाती है, जिसमें कई प्रकार के जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन जिन लोगों ने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी प्राणों की बलि दी, तो ये करते समय भी देखिएगा कि 1857 की बात तो हमको बताई जाती है, लेकिन आदिवासी महापुरुषों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश को आज़ाद किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया, मुगलों से लोहा लिया, इसका जिक्र जो है इतिहास के पन्नों में नहीं आता है। ये बड़े दुख की बात है, या मैं कहूँगा कि ये एक षड्यंत्र का नतीजा है। तो उस षड्यंत्र को भी पहचानना जरूरी है। इसलिए इतिहास को लिखने की, पुनश्च लिखने की, पुनर्वालोकन की हमें आवश्यकता है। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे आदिवासी समाज के जो युवक है, अनुसंधाता, कुछ विद्यार्थी है, कुछ प्रोफेसर्स है, वो उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी आंध्र समाज के पहली पीढ़ी के हम प्रोफेसर बने। पहली पीढ़ी के मैं कह रहा हूँ। उसके पहले आप देखेंगे कि हमारे आदिवासी समाज में शिक्षक भी अगर बने हैं तो उसकी मात्रा कितनी है। आप समझ लीजिए कि सैकड़ा 1% भी जो है उसमें शिक्षक नहीं मिलेंगे। 1000 की संख्या में मान लीजिए 5 आपको शिक्षक मिलेंगे। 1000 की संख्या में 10 जो है ड्राइवर मिलेंगे आपको, जो एसटी महामंडल है या फिर अन्य निजी कार्यालयों में जो ऑफिसर है उसके गाड़ी पर ड्राइवरी करने वाले लोग इस तरह से हमको दिखाई देते हैं। लेकिन 10वीं 12वीं तक पढ़ने के बाद हमारे जो विद्यार्थी है वह या तो ग्राम सेवक बनने की ट्रेनिंग लेते हैं, घास काटने का काम करते हैं, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा तलाठी की एग्ज़ाम देते हैं। और ये अगर नहीं बनता है तो वो सीधे सीधे ITI का कोई ट्रेड लेकर के कोई कारपेंटर बनता है, कोई फिटर बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है, और अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसारा करने के लिए ये बेचारे आगे आते हैं। तो ये हमें जो फार्मूला है, यह जो सोच है, उस सोच को बदलना होगा। अगर समाज के बारे में आप बात कर रहे हो तो समाज में हमें IAS ऑफिसर बनने की आवश्यकता है। सुपर क्लास 1 प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो बनने की आवश्यकता है। केवल शिक्षक, केवल प्राध्यापक या डॉक्टर, इंजीनियर बनने से काम नहीं चलेगा, परिस्थितियां नहीं बदलेगी। अगर परिस्थितियां बदलनी है तो आपको बड़े बड़े पदों पर अपने मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना होगा। जिस तरह से आदिवासी समाज में जो राजस्थान का मीना समाज है, उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो हमारे आइडल, हमारे आइकन, हमारे एक तरह से प्रेरणा स्रोत, इस तरह से ये अधिकारी चाहिए। और ये करने के लिए आपको पढ़ना होगा, इस लड़ाई को जो है लड़ना होगा, और ये होगा केवल शिक्षा से ही। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके बलबूते पर, जिसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं और
तमाम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वैचारिकता में नहीं जाऊंगा मित्रों, क्योंकि मूलभूत रूप में हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, तो अपने समाज के जो युवा है उनकी रोजी रोटी का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि वो मिटना चाहिए। इसलिए कई बार हम लोग आंदोलन की बात करते हैं, जैसे दलित जो चळवळ है, दलित जो आंदोलन है, उसमें देखिएगा कि सबसे पहले दलितों ने शिक्षा ग्रहण की, उच्च शिक्षा ग्रहण की, और ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो एक वैचारिक जो साउंडनेस जो बोलते हैं तो वो उनमें आ गया। सही और गलत की जो पहचान है वो दलित समाज में हमको दिखाई देती है। इसलिए ब्राह्मण समाज के पश्चात अगर कोई जाति महत्वपूर्ण है तो वो है दलित, क्योंकि ब्राह्मणों को भी पता है कि इस दुनिया में, इस भूतल पर कोई देवी देवता और उनका अस्तित्व नहीं है। वैसा दलितों को पता है, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों को जो है पहचाना और उनके नक्शे कदम पर चले। लेकिन हमारा आदिवासी समाज देखिएगा कि रूढ़ियों में, परंपराओं में, अलग अलग किस्म के जो अंधश्रद्धाएं हैं उन अंधश्रद्धाओं में फंसा हुआ है। तो बताइए, ये जो रथ है, इस रथ के पहिए कैसे घूमेंगे? वो तो दलदल में फंस चुके हैं, कीचड़ में फंस चुके हैं, आगे बढ़ने का तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ये होता ही इसलिए है कि हम लोग इन परंपरागत विचारों में इस तरह से जकड़े हुए हैं, इस तरह से जकड़े हुए हैं कि आगे की सोच जो है उस पर ताला पड़ जाता है, उस पर जो है एक तरह से कह लीजिए गंज लग जाता है, जंग लग जाता है। तो गंज लगने के बाद जंग कैसे लड़ेंगे भाई? इसलिए हमारे तीर को कलम होने दो, ऐसा जो हमारे साहित्यकारों ने कहा है। बहुत सारे साहित्यकार भी है जिनकी रचनाओं को, कविताओं को, कहानियों को पढ़ो आप। वारुस उन्होंने, उन्हें आपने सुना होगा इसी दौरान, वारुस उन्होंने हैं। उसके पश्चात हमारे भुजंग मेश्राम थे जिन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी, उलगुलान को लेकर लिखा, बिरसा को लेकर लिखा, इतिहास के संदर्भ में बहुत सारी बातें कविता में आ गई उनके। हरिराम मीना है, ग्रेस कुजूर है, अनुज लुगुन है, विनायक तुम राम जी है, हाँ, उसके पश्चात हमारे सखाराम डाकोरे जी है। तो ऐसे बहुत सारे लेखक है, कवि है, हाँ, तो जो निरंतर रूप में जो है लिख रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता है। मल्टीमीडिया के दौर में हमारा समाज आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही चला जा रहा है। क्यों? तो हमने वैचारिक लेखन पढ़ा ही नहीं। समाज में क्या गतिविधियां हो रही है, कौन कहाँ पहुंच रहा है, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। लेकिन सोचेंगे जरूर ये कि कहाँ, कब, किस गांव में कौन सी जत्रा यात्रा भरती है, मेला लगता है, उत्सव लगता है, कीर्तन का कार्यक्रम रखा जाता है, उसमें हमारा समाज पहुंच जाता है। लेकिन जहां वैचारिक व्याख्यान रखे जाते हैं, भाषण रखे जाते हैं, काव्य सम्मेलन होते हैं, साहित्यिक सम्मेलन होते हैं, ऐसे सभा सम्मेलनों में पहुंचकर बाकी समाज से जो हमें कुछ प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए वो हमारी नई पीढ़ी नहीं ले रही है। इस प्रकार का मेरा एक जो है आरोप है मित्रों। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक जो है इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ेंगे। वैचारिक बातें तो होती रहेंगी मित्रों, लेकिन जब हम लोग साहित्यिक आंदोलन जब कहते हैं, साहित्यिक चळवळ कहते हैं, तो साहित्य के आंदोलन के लिए, साहित्यिक इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह से हमारे यहाँ भारत में देखिए विमर्शों का दौर आ गया है ना, तो विमर्शों के दौर में सबसे पहले स्त्री विमर्श आ गया। स्त्री विमर्श ने अपनी बात रखने का प्रयास किया। बहुत सारी महिला लेखिकाओं ने अपने दुख दर्द को उसमें उकेरा है, अभिव्यक्त किया है। उसके पश्चात
दलित आंदोलन चला है, साहित्यिक आंदोलन चला है, और दलित आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की जो भूमि है, खास तौर से ये नागसेन वन है, वो प्रेरणा का स्रोत रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले लगभग महाराष्ट्र के तमाम जो लोग थे यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले, मिलिंद महाविद्यालय में, अंबेडकर महाविद्यालय में जब वो आते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने साहित्यिक रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, आत्मकथाएं लिखी, जिसके कारण एक नई चीज जो है उसको मिल गई। उसमें साहित्यिक पत्रिकाएं, उनका भी अपना एक योगदान है। उसी तरह से उस योगदान को अगर मैं कहूं तो जब मेरे अपने खुद के जो है अभिव्यक्ति को, कविता को जिन जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मंच दिया, ऐसे नाम भी गिनाना मैं चाहूँगा। सबसे पहले जो है मित्रों, बयान में मेरी कविता उलगुलान नाम से ही छपी थी, जिनके संपादक है मोहनदास नेमिष राय। 2008 में जो है उन्होंने मेरी कविता छापी थी, क्योंकि उसके पहले भी कई पत्रिकाओं मैंने अपनी कविताएं, कहानियां भेजी थी, लेकिन वहाँ से जो पत्र मिलते थे मुझे वो बहुत निराशाजनक थे कि हम आपकी कविता का या कहानी का इस्तेमाल इस समय नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उसे अन्यथा न ले और ये कापी जो है आपको लौटा रहे हैं। लेकिन बयान में मोहनदास नेमिष राय ने मेरी कविता छापी। उसके बाद युद्धरत आम आदमी, जिनकी संपादक है रमनिका गुप्ता जी, इन्होंने मेरी कविताओं को छापा, कहानियों को छापा। उसके बाद दलित अस्मिता, जिनके संपादक है डॉक्टर विमल थोरात मैडम, जो यूजीसी के जो चेयरमैन सुखदेव जी थोरात है उनकी मिसेस है, और दिल्ली के युग्नू में प्रोफेसर रह चुकी है, और उन्होंने दलित अस्मिता पत्रिका निकाली, जिसमें मेरी कविताओं को उन्होंने स्थान दिया। न केवल स्थान दिया, बल्कि जब जब मेरी कविताएं छपती थी तो 1,500 रुपये का चेक भी मेरे नाम वो भेजा करती थी। उसके पश्चात नागफनी मनोज सोनकर ने वो पत्रिका वो निकालते हैं, उसमें भी मेरी कविताएं छपी थी। उसके पश्चात आदिवासी सत्ता KR शाह जी, उन्होंने मेरी कविताओं को, साहित्य को जो है तवज्जो दी, उसको सराहना की और मुझे छापा उन्होंने। अरावली उद्घोष जो आदिवासी पत्रिका है, BP वर्मा पथिक, जिन्होंने मेरे आलेखों को, मेरे कहानियों को उन्होंने छापा। उसके पश्चात दलित आदिवासी से इतर जो पत्रिकाएं हैं, बाद में इन लोगों ने भी छापना शुरू कर दिया, जिसमें समकालीन भारतीय साहित्य है, वांग्मय पत्रिका है फेरोज अहमद की, अनुसंधान पत्रिका है शगुफ्ता नियाज जी की, वर्तमान साहित्य है, जनपद है। तो ऐसी पत्रिकाओं में भी मेरी कविताएं, कहानियां छप रही थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं इस आंदोलन के संदर्भ में। मेरी अपनी भी जो है कोशिश आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी। तो ये सब कुछ मैंने इस माध्यम से जो है करना शुरू कर दिया। कुछ कविताएं इस बहाने मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आदिवासी जीवन और साहित्य को लेकर जब बात होती है तो मेरी पहली कविता मित्रों उलगुलान नाम की है, और जो आदिवासी मोर्चा नाम का जो कविता संग्रह है पहला, जो वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से 2014 में प्रकाशित हुआ, उसमें पहली ही कविता है उलगुलान नाम की। उसमें कुछ शब्द इस तरह से हैं। लड़े थे कभी क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, जल, जमीन और जंगल की खातिर, थी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ, उलगुलान था उनका नारा और शंखनाद, हिल गई थी साम्राज्य की दीवारें, बोया था अग्निबीज अपनी आहुति देकर, अग्निगर्भ रूपी व्यवस्था को तहस नहस करने, तीर, कमान और भालों के अलावा क्या था उनके पास हथियार। उलगुलान अभी खत्म नहीं हुआ, लड़ना होगा हमें भी,
दलित, आदिवासी, बहुजन और शोषितों की मुक्ति के लिए वैश्वीकरण के इस अग्निगर्भ का कुचक्र भेदना ही होगा। न केवल अपने मूलभूत अधिकारों के लिए बल्कि लड़ना होगा दहशतगर्दों से, आतंकियों से, हिंसाचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, बलात्कारियों से, बर्बर राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से। भले ही लड़ाई का स्वरूप बदल चुका हो समय और काल के अनुसार, परिस्थिति और प्रश्न भले बदलते रहते हो, किंतु लड़ना होगा हमें हर हाल में, लड़ना होगा हमें हर हाल में समता, बंधुता और विश्व शांति के लिए। वैचारिक लड़ाई का यह रण संग्राम जारी रखना होगा, युग युग निरंतर, उलगुलान उलगुलान उलगुलान। तो मित्रों, ये जो संवैधानिक ढांचा है जिसके अंतर्गत समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, विश्व शांति, ये तमाम जो मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन चीजों को हमें फिर से जो है जगाना होगा, उसको बरकरार रखना होगा, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अब तलवार से या तीर कमान से या भालों से और जो है बम और बारूद से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अभी ये वैचारिक लड़ाई हमें कलम के जरिए जो है लड़नी होगी, और हमारे जो प्रतिबद्धता के जो विचार है, समता के जो विचार है, विश्व बंधुता के जो विचार है, उन विचारों को आगे बढ़ना होगा। इसलिए मेरी जो कविताएं हैं लगभग वैचारिक कविताएं हैं। जो कहानियां लिखी है उसमें भी कोई वैचारिक पक्ष दिया है जिसमें भावात्मक बहुत कम है। कुछ एक ऐसी भी मेरी कविताएं रही है जिनको आदिवासी समाज के जो शादी का कार्ड होता है, लग्न पत्रिका जिसको आप कहेंगे, लग्न पत्रिका पर भी लोगों ने सम्मान के साथ उन कविताओं को छापा। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो कविता इस प्रकार की है मित्रों, आदिवासी संस्कृति। हमारा घर जंगल जमीन, हमारा घर जंगल जमीन, हमारा संसार खेत खलिहान, हमारी संतान पशु पक्षी धन, हमारा आंगन हरे भरे धान, हमारा मान सम्मान बच्चों की मुस्कान, हमारा गौरव मेहमानों का आगमन, हमारी प्रतिष्ठा बुजुर्गों का मान, हमारा धर्म प्रकृति सुरक्षा के लिए बलिदान, हमारे माता पिता धरती और आसमान, हमारे देवता सूर्य चंद्र ग्रहमान, हमारा विज्ञान ऋतु चक्र गतिमान, हमारी समता स्त्री पुरुष एक समान, हमारी संस्कृति मातृसत्ता प्रधान, हमारी भाषा मीठी सी जुबान, हमारा संगीत पंछियों का गान, हमारा साहित्य धरती माँ का गुणगान, हमारा साहित्य धरती माँ का गुणगान। अर्थात आप समझ ही रहे होंगे कि जब इस धरती को जब तक हम बचाएंगे नहीं, इस धरती पर जितने भी प्राणी पंछी पेड़ पौधे पहाड़ नदियां झरने हैं, उनको जब तक हम लोग सही सलामत बचाएंगे नहीं, तब तक इस मनुष्य जाति का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आदिवासी समाज की खासियत यह है कि वह केवल मनुष्य को महान नहीं समझता, केवल मनुष्य को ग्रेट नहीं समझता, बल्कि वह मनुष्य को जितने भी प्राणी पंछी कीट पतंग है, पेड़ पौधे हैं, उसमें से एक हिस्सा मात्र समझता है, एक अंग मात्र समझता है। ऐसा नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि, बिल्कुल ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं, बल्कि हम तो ये मानने वालों में से है कि इस धरती पर मनुष्य के जीवन का या मनुष्य के अस्तित्व का जितना अधिकार है जीने का, उतना ही अधिकार पशु पंछी कीट पतंग, पेड़ पौधे, जितने भी प्राकृतिक जो उपादान है उनका भी अधिकार है। इसलिए इस घमंड में कोई मत रहिए
आज वैश्विक जो महामारी के दौर में आपने देखा ही होगा मित्रों कि सारी की सारी चीजें, आपकी जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है धरी की धरी रह गई। हम एक तरह से प्राकृतिक आपदा के सामने, प्रकृति के आगे जो है घुटने टेक चुके हैं। हम जो है नतमस्तक हो चुके हैं, क्योंकि गर्वाचे घर खाली, ऐसा मराठी में कहा जाता है। ज्यादा घमंड, ये जो पृथ्वी है, ये पर्यावरण है, वह हमें चकनाचूर कर देता है। इसलिए जिस प्रकार से जो धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि प्रार्थना करो, पूजा करो, अर्चना करो, संकट टल जाएगा। मित्रों, कोई संकट टला हुआ हमने नहीं देखा इस महामारी के, कोरोना के संकट में। सारे मंदिर, सारे गिरजाघर, सारे जो गुरुद्वारे हैं, सारे मस्जिदें हैं, वो बंद करनी पड़ी, क्योंकि हमको पता है कि इन मंदिरों में, इन मस्जिदों में, इन गिरिजाघरों में, न गुरुद्वारा में कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आया है। बचाने के लिए आया है विज्ञान, बचाने के लिए आया है मनुष्य। और इसलिए हमें ये जो वैचारिक आंदोलन है, वो वैचारिक आंदोलन इस रूप में भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने अपनी कविता में पहले से कह दिया कि हमारे देवी देवता कौन है? सूर्य है, चंद्र है, तारे है, धरती है, और तो और ये जो बीज है, साग सब्जियां, फल फूल, जिसकी पूजा आदिवासी समाज करता है। आपको आश्चर्य होगा मित्रों, एक उदाहरण मैं दूंगा आपको कि पिछले होली के उत्सव में मैं नंदुरबार जिले में उन पहाड़ियों में गया था। हमारे विद्यार्थी के घर पर रुका। भील समाज में आज भी आपको यकीन नहीं होगा, उनके घर में 50-50 साल पहले के जो अन्न धान्य है वो अभी भी मौजूद है। मैंने कहा कि ऐसा क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट आए, दुनिया पानी के अंतर्गत जलमय हो जाए, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज जिंदा रहेगा, क्योंकि उसके पास जीने के सारे तकनीक है, सारे साजो सामान है, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम है, लेकिन उन्होंने उसको जो सहेज कर रखा है, उस बीज को, उस अनाज को, जो 50-50 साल के बाद भी आज भी कोठारों में उनके यहाँ है मौजूद, और वो कभी नहीं ये करते। उसमें अलग अलग प्रकार के और उसमें ऐड करते हैं, जमा करते हैं, लेकिन उसको वो नष्ट नहीं करते। लेकिन आज की पीढ़ी वैश्वीकरण में आप देखिए, बाजारीकरण में आप देखिएगा, आधुनिकता के दौर में कह लीजिएगा कि जैसे भूख लगती है तुरंत हम लोग फास्ट फूड के लिए चले जाते हैं। मतलब या ज्यादा से ज्यादा महीने भर का सामान हम लोग बचा के रखते हैं। तो ये आदिवासी समाज से सीखने की आवश्यकता है कि कौन सी चीजों को संभाल के रखना है, संजो कर रखना है अगली पीढ़ी के लिए, आने वाले संकट के लिए। तो ये संकट से कैसे उबरना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ये आदिवासी ये समाज भली भांति जानता है। क्योंकि एक एक घर का जो अंतर है वो लगभग 1-1 किलोमीटर है। ऐसे पाड़े हैं जिनका दीवार से दीवार सट करके नहीं, झोपड़ी से झोपड़ी सट करके नहीं। तो ये अद्भुत बातें हैं जो आदिवासी समाज से सीखनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ये फ्लैट वाली जो संस्कृति है, उस संस्कृति से कई गुना अधिक संपन्न हमारा आदिवासी समाज का सांस्कृतिक जो पक्ष है, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, एक जैसे मैंने कहा कि जब हम
समाज को आगे बढ़ने की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, शिक्षित होने की बात करते हैं, तो यह कब संभव होगा? जब हमारे लिए राजनीतिक रूप में कोई अपना प्रतिनिधित्व करने वाला उस संसद में या विधान भवन में, विधानसभा में पहुंच जाना चाहिए, तभी यह संभव होगा। जो हमारे विधायक है, जो हमारे सांसद है, वो मतलब आमदार और खासदार जिसको मराठी में कहते हैं, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। क्योंकि मित्रों, जब तक हम लोग अपनी राजनीतिक भूमिका लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक उदाहरण बता दूं मैं। आज आधुनिक दौर में, मतलब आजादी के बाद 70 साल में भी जिस तरीके से हमारा विकास होना चाहिए, जो वंचितों का, आदिवासियों का, हाशिए के समाज का, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके कुछ कारण हैं। आजादी के बाद भले ही आप उसको कांग्रेस की सरकार कह लीजिए, लेकिन उन्होंने कम से कम आदिवासी आश्रम शालाएं तो खोली, कुछ योजनाएं तो जो है आदिवासियों के लिए बनाई, जिसके कारण हमारी पीढ़ी अच्छी तरह से लिख पाई, पढ़ पाई, आगे बढ़ पाई। आज आप देखेंगे कि आदिवासी आश्रम शालाओं के ठेके दूसरे समाज के लोगों को दे दिए हैं, दुकानदारी खोल रखी है, दलाली कर रहे हैं वो लोग, और इसके कारण सरकार ने अपने हाथ ऊपर उठाए। मतलब आप अपना देख लो, तो सरकारी योजनाओं का पैसा ये बिचौलिए, ये दलाल लोग हड़प कर जाते हैं, और शिक्षा के नाम पर फिर आप देखेंगे कि अभाव भरी जिंदगी है। मुझे पता है कि आदिवासी आश्रम शाला में जब हम पढ़ते थे तो हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, चित्रकला, भाषण कला, काव्य कला, नाटक, संगीत, खेल कूद, सब कुछ, जिसमें हमारे मित्र जो है बहुत आगे बढ़े, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच गए। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि इसका जो राजनीतिक एक प्रकार की उपेक्षा की बात जो है आज हर तरफ दिखाई देती है। हमारे राजनेता किसी पार्टी और किसी पक्ष का दामन थाम लेते हैं, उनके आंचल तले ही पूरी टर्म, 4-4 टर्म हो गई लोगों की, हमारे जिन्होंने सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन अपने समाज के लिए ठोस कोई कदम उठाने के लिए उन्होंने कोई पक्ष नहीं लिया, कोई वैचारिक आंदोलन नहीं खड़ा किया। और यही कारण है कि ये लोग जब विधानसभा में, संसद में जाकर के बैठ जाते हैं तो उनके मुंह पर ताला होता है। हमारी जो समस्याएं हैं आदिवासी समाज की, जो योजनाएं हैं अलग अलग प्रकार की, वह हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, इसका आगाज, इसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है मित्रों। इसलिए समाज को आगे बढ़ाना है तो राजनीति पर भी विचार करना अनिवार्य है। ऐसे नेताओं को चुनकर देने की आवश्यकता है जिसको समाज का अध्ययन हो, जिसको राजनीति का अध्ययन हो, जिसको संस्कृति का अध्ययन हो, जिसको इतिहास का नॉलेज हो। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जिनको इतिहास पता नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, जिनका अपना इतिहास नहीं होता उसका वर्तमान भी नहीं होता और भविष्य भी नहीं होता है। इसलिए हमारे राजनेता, हमारे शिक्षक, हमारे प्राध्यापक, हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, उनको इतिहास की पड़ताल करना अत्यंत अनिवार्य है। इतिहास को जानना अत्यंत अनिवार्य है कि हम किसके वंशज हैं। भगवान बिरसा मुंडा, तंट्या भील, झलकारी बाई, गोविंद गुरु, कितने सारे नाम हैं। सिद्धो कान्हो है, फूलो जानो है। लेकिन मित्रों, इनके इतिहास को लेकर के, इनकी जयंती को लेकर के, पुण्य स्मरण, पुण्यतिथि को लेकर के हम कहाँ कार्यक्रम करते हैं? और जब भी होता है तो उसमें भी खेमेबाजी है।
तो उस खेमेबाजी को, समाज के खेमेबाजी को जो है हमें क्या करना होगा, दूर करना। एक ही झंडे के नीचे आना होगा, एक ही छत्र के नीचे आना होगा, तभी यह संभव होगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो इसका मौका और इसका गैर फायदा जो है बाकी के मुख्य धारा के लोग जरूर उठाएंगे। इसलिए मित्रों, आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो जिस तरीके से आदिवासी समाज को लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, मुख्य प्रवाह में आने नहीं दिया, हमारी समस्याओं को जो है जिन्होंने कभी नहीं सुना, तो ऐसे बहुत सारे तत्व है, असामाजिक तत्व, जो हमें कभी आपस में एक साथ आने नहीं देते। आज तो मैं क्या सुन रहा हूं कि इस दौर में आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज आपके टीसी पर, आपके नाम के आगे हिंदू लगाएं, उस कॉलम में, धर्म के कॉलम में हिंदू लगाएं। क्यों भला? अरे भाई, हम आदिवासी है, मूल निवासी है, इस धरती के पुत्र है। वर्ण व्यवस्था जब तैयार भी नहीं हुई थी उसके पहले हैं हम, क्योंकि मनु की जो मनुस्मृति है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में आदिवासी कहीं पर भी नहीं है। उसमें ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, लेकिन आदिवासी नहीं है। आदिवासी क्यों नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम ये उतरन, जो सामाजिक उतरन, धार्मिक उतरन, जातिगत उतरन जो तैयार की है, उससे ऊपर है। ये ध्यान रखना आप। और ये चैलेंज जो है मैं देता हूं कि आपको ये साबित करवाएं कि हम वर्ण व्यवस्था में आते हैं। बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं आपको कि हमें ये जो धर्म के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के देवी देवता, तमाम किस्म के 33 करोड़ देवी देवता है, उससे बचना है, उसके चुंगल में नहीं आना है। अगर उसमें आओगे तो फंस जाओगे। जो आज जो कुछ शिक्षा दीक्षा मिल रही है आपको, वो भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पक्ष या पार्टी या कोई भी सरकार, खास करके भारत के दौर में अगर मैं कहूं, भारत के संदर्भ में अगर कहूं, तो कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी, कोई भी शासन, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ की जनता पढ़ लिख कर शिक्षित बने, संगठित बने, आगे बढ़े और बिल्कुल वैचारिक रूप में सक्षम बने। ऐसा कोई नहीं चाहेगा, कोई पार्टी, कोई पक्ष नहीं चाहेगा। जितना अधिक हो सके आप अज्ञानी, अंधश्रद्धालु, परंपरागत, बिल्कुल जो है गुलाम, बिल्कुल शुद्राति शुद्र जितना अधिक बनोगे, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लोगों के लिए अधिक फलदायी है, अधिक लाभकारक है। जनता जितनी अधिक अशिक्षित, गरीब रहेगी, राजनीति का कमल अधिक अच्छी तरह से खिलेगा, या राजनीतिक को दूर से ही पंजा दिखाया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना, आदिवासी समाज के नौजवानों, आदिवासी समाज के विचारकों, साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, चिंतकों, कि हमारे बच्चों को अभी एक ही पाठ पढ़ाना है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करो, वैचारिक एक भूमिका लेकर के जियो। क्योंकि जब तक हम लोग वैचारिक भूमिका लेकर के नहीं जिएंगे, तब तक हम लोग अपने समाज का कुछ भला नहीं कर पाएंगे। मैं कई जगह पे गया हूं, केवल मैं किताबी कीड़ा नहीं हूं, एक बात ध्यान रखना। सामाजिक आंदोलन के साथ भी मैं जुड़ा हूं। हमारे जो विद्यार्थी है, अलग अलग आश्रमशालाओं में, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्टल्स में, चाहे वो नागपुर से लेकर के खंडवा तक, और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक, या दिल्ली से लेकर के इधर महाराष्ट्र के और गोवा तक, जहां कहीं भी गया हूं मैंने बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से, जिनके सतीश पेंदाम जी है, जयवंत वानोड़े है, उन्होंने जो आंदोलन चलाया था,
उसके माध्यम से हम कई जगह पर गए, कई जगह पर कार्यक्रम किए, उद्बोधनात्मक, वैचारिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस प्रकार के जो वैचारिक आंदोलन है उसके लिए हम वहां पहुंच गए, अपने पैसे से पहुंच गए, किसी से कोई अनुदान नहीं लिया, किसी से कोई मदद नहीं ली। और मैंने देखा कि महाराष्ट्र में तो भले ही अच्छी स्थिति है शिक्षा को लेकर, लेकिन मित्रों मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बहुत दुर्दशा है। राजस्थान को अगर छोड़ दें एक अपवाद स्वरूप, तो बाकी जो प्रदेश है उसमें शिक्षा के तौर पर, शिक्षा को लेकर जो अवेयरनेस, जो एक प्रकार की एक खुलापन जो होता है वो बिल्कुल नहीं है। उसको हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो एक साहित्यकार का जो दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, वह अपने समाज की पीड़ा को, दुख को, दर्द को भी अभिव्यक्त करे और साथ ही साथ भारतीय राजनीति, वैश्विक राजनीति, सामाजिक राजनीति, आर्थिक राजनीति, इसको भी भली भांति समझना। केवल भावात्मक चीजें, हमारे सुख दुख, हमारी अपनी पीड़ा, उसको ही अगर लिखते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस षड्यंत्र को भी हमें पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए दुनिया के तमाम जो आदिवासी है उनकी खासियत यही है मित्रों कि वह अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अभी तो 9 अगस्त हमारा विश्व आदिवासी दिवस जो आने वाला है वह बड़े धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। वैचारिक रूप में, क्रांतिकारी रूप में जो है उसको मनाने की आवश्यकता है। कोई कविता लिख करके, कोई कहानी लिख करके, कोई अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम लेकर के, कोई इस तरह से फेसबुक पर आकर के उस आदिवासी दिवस की बात हमने आगे बढ़ानी चाहिए। 9 अगस्त तो क्रांति दिन भी है, तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। और आदिवासी मोर्चा की जब हम बात करते थे तो फिर मैंने एक कविता लिख डाली इस पर भी, आदिवासी मोर्चा। और जहाँ कहीं भी आदिवासी मोर्चे होते हैं मित्रों, उसको क्या किया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है, उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं मिलते हैं, कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। जिसमें मैंने लिखा आदिवासी मोर्चा नाम की कविता में, संस्कृत, प्राकृत और परिनिष्ठित भाषा के मलबे के तले दबकर हो गई हमारी बोलियां मौन, भाषाएं गौन, हाव भाव और इशारों से ही की है भावनाओं की अभिव्यक्ति। विचार तो मस्तिष्क को सूंघ भी नहीं सके अब तक। अपने मूलभूत अधिकारों की मांग करने के लिए नहीं लिख सके हम आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन। सिर्फ हवा में तन कर उठाई अपनी बंद मुट्ठी। कहीं पर सुना था एक अपने हित का शब्द कि होता है आदिवासियों के लिए जंगल का अधिकार, जीने का अधिकार। संविधान में है इस प्रकार का क्या कोई प्रावधान? मन में पैदा हुई थोड़ी सी धुंधली सी आस, निकल पड़ी टोलियां जंगल के उस पार, बजाती हुई ढोलक मजीरा, घुंघरू की करती हुई निनाद। गांव, कस्बे, शहर के रास्ते चल पड़े महानगर में सुरक्षित बसी राजधानी की ओर। आंखें सह न सकी डीमर हॉलेजन की चकाचौंध रोशनी, क्योंकि हमने देखी थी सूरज की रोशनी, चंदा की शीतल छाया, और देखा था चांद तारों जुगनियों का टिमटिमाता उजाला। कान सुन न सके मोटर गाड़ियों के तेज हॉर्न, हमने सुना था पंछियों का मधुर स्वर। हरे भरे पत्तों की सरसराहट, बारिश की रिमझिम बूंदों की आहट। संसद भवन के प्रांगण में जब पहुंच गया मोर्चा, बरस पड़ी पुलिसकर्मियों की अनगिनत लाठियां। जैसे झेली थी सीने में पूर्वजों ने अंग्रेजों की गोलियां। तितर बितर हो गई भीड़, भागने लगी हमारी बहु बेटियां। जैसे भगाई जाती है जंगल से मुर्गी भेड़।
बकरियां जैसे भगाई जाती है जंगल से मुर्गी भेड़ बकरियां। ये सच है मित्रों, क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाली एक संस्था है इस देश में। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आदिवासियों को जंगल से खदेड़ दो। आदिवासियों का जंगल में कोई अधिकार नहीं है। तो आपने देखा होगा कि मीडिया ने उसको तवज्जो नहीं दी, प्राथमिकता नहीं दी, और बहुत सारे ऐसे आदिवासियों की झोपड़ियां, आदिवासियों के पाड़े, आदिवासियों के गांव जो है वो तोड़ दिए बुलडोजर के तले। वहां से भगाने की कोशिश की जा रही है। हम जाए तो कहां जाए? शहर की ओर, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, मजदूरी, लाचारी, गरीबी, भिखमंगे के लिए? तो जाए तो कहां जाए? तो ये सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है कि आपका अधिकार इन वनोपज पर नहीं है, जंगल पर नहीं है, पानी पर नहीं है, तो हम जाए तो कहां जाए? ये मेरा सवाल है। इसलिए मित्रों, जब हम लोग बात करते हैं साहित्य की, आंदोलन की, कविता की, तो कविता के ही शब्दों में बहुत सारी ऐसी भी कविताएं हैं, मेरी भी, कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कोई कवि, पहला जो कवि होता है वह अपने निजी अनुभवों को लिखता है, अपने माँ बाप के बारे में, उनके दुख को, दैन्य को, भीषण परिस्थिति को वो अभिव्यक्त करता है। मैंने भी कुछ चंद कविताएं जो लिखी है वो इस तरह से अपने माता पिता को, नानी को याद करते हुए लिखी है। एक मेरी सबसे प्रिय कविता है मित्रों, सोनाई नाम की। आपको बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल बेशक पसंद आएगी। सोनाई। मेरे जीवन के घुप अंधेरे को चीरती हुई, ढिबरी के टिमटिमाते उजाले की तरह दाखिल हुई नानी तुम। पीढ़ी दर पीढ़ी से बंद अज्ञान और अशिक्षा की गुफाओं के पट खोल दिए तुमने एकाएक। दुनिया जहान की समझदारी कहाँ से सीखी तुमने सोनाई। साधु साधु चिढ़ाने से हो जाती थी गुस्से में लाल। आदिवासी पाड़े से लेकर गांव भर की तमाम औरतें जब होती थी प्रसव, उस संकट की घड़ी में बंधाती ढाढ़स जच्चा और बच्चे को करती थी तुम प्रसव पीड़ा से मुक्त। नवजात शिशु की किलकारी से हो जाती थी भाव विभोर। दाई से जीवन दायिनी बनकर कर देती थी रोशन और आबाद अनगिनत परिवार। आबादी की आबादानी से बिखेरती खुशियां हजारों हजार। सुबह तड़के ही उठकर जंगल नदी पहाड़ लांघ कर चुन लाती थी गोंद महुए के फूल। पावसेर आधसेर अनाज के खातिर पैर हो जाते थे छलनी और लहूलुहान। तेंदु पत्तों की गठरी और लकड़ियों का बोझ ढोते ढोते किया खून पसीना एक। भिलावे के अर्थात बिबुड़े के, भिलावे के बिबुड़े चुनकर घड़गी का जानलेवा यज्ञ रचाकर निकाल लेती थी काला वंगन। सुपली टोकरी और बैलबंडी के पहिए को पोतने के लिए। गांव भर के मरीजों का जड़ी बूटी से करती थी जब इलाज, तब असाध्य रोग भी हो जाते थे जैसे छूमंतर। धूप बारिश से बचने के लिए बन चुकी थी तुम खपरेल की एक छत। तिनका तिनका घास जमा कर जैसे बनाती है कोई सुगरन घोंसला। तुम नहीं बल्कि नींव का पत्थर बनकर बनी मजबूत आधार। खुद अनगढ़ रहकर तराश दिया हमारी जिंदगी को साकार सजो मूर्तिवत। नाना की अकस्मात मृत्यु ने कर दिया तुम्हें बेसहारा। जीवन संग्राम के रण में छोड़ दिया तुम्हें अकेला। दो बेटियों का लालन पालन करते करते गुजार दिया वैधव्य। शादी ब्याह के खातिर उनके
कर दिया सब कुछ नौछावर। खपती रही खेत खलिहान में, किसी भी पुरुषत्व से कंकण भर भी कम नहीं थी तुम्हारी शौर्य गाथा। क्या मजाल थी किसी की जो देखे तुम्हारी तरफ आंख उठाकर। सदा रखती थी कमर में दराती हंसुली आत्म सुरक्षा के लिए। दुनिया जहान के संकटों का करते हुए सामना, जैसे भट्टी में तपकर बन चुकी थी खरा सच्चा 52 कशी सोना। गोपालन की तुम्हारी समृद्ध परंपरा से घर आंगन बन गया था गोकुल। हाथ में लकड़ी लेकर जबरदस्ती खिलाया पिलाया करती थी सबको, दूध छाछ घी, पर खुद रूखी सूखी बासी रोटी से भी मिटा लेती थी अपनी भूख। बाजार से लाती थी सूखे मेवे, जंगल जंगल भटकते हुए चुन लाती थी फल फूल कंदमूल। कभी लग जाता था तुम्हें इसी के कारण रान भूल। साधु संतों की वैराग्य भावना कहां से साध ली तुमने। संत विनोबा को देखे पढ़े बिना ही कैसे हो गई सर्वोदयी। संत गाड़गे बाबा की तरह हो गई दीन दलितों की माई। आजीवन मिट्टी के बर्तनों में पकाती रही खाना, सारे बर्तन मिट्टी के लगते तुम्हें खजाना। कहते हैं ना कि मिट्टी की देह आखिर मिट्टी में है मिल जाना। कहते हैं ना कि मिट्टी की देह आखिर मिट्टी में है मिल जाना, पर तुमने तो बदल दी दुनिया की कहावत। इसलिए मिट्टी से हो गई तुम सोना, इसलिए मिट्टी से हो गई तुम सोना। तो ये मेरे नानी की याद में लिखी हुई कविता है, और सचमुच में जिस तरह से मैंने उसमें वर्णन किया है वही वो व्यक्तित्व मेरे सामने वो आ जाता है। एक मेरे पिताजी पर कविता लिखी, अब 3 साल पहले ही उनका देहांत हो गया पैरालिसिस की वजह से। उन्हें नमन करते हुए, याद करते हुए बापू पर एक कविता लिखी है, वह भी प्रकाशित हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ये बापू जो है, ऐसे बापू बहुत सारे हमारे आदिवासी समाज में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज के बहुत सारी पीढ़ियाँ जो है दूसरों के खेत पर रोज मजूरी, सालदारी, बंधुआ मजदूरी करके जो है आज भी बिता रहे हैं लोग। क्योंकि आदिवासी समाज यह अल्पभूधारक है, आदिवासी समाज भूमिहीन है, आदिवासी समाज मजदूर है। आदिवासी समाज को आज आप देखेंगे कि गांव में भी 10 बाय 10 का कमरा तक उनके पास जमीन नहीं है। ये सच्चाई है, ये विडंबना है हमारे देश की। इसलिए जो बेचारे अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन अनुभव से बहुत संपन्न, ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे व्यक्तियों की वजह से आज हमारी पीढ़ी पढ़ रही है, लिख रही है, कुछ बन पा रही है। लेकिन अगर हम ऐसा बन रहे हैं, सूट बूट कोट टाई में आ रहे हैं, तो यह भी मुख्य धारा के लोगों को, सवर्णों को मंजूर नहीं है। इसलिए आरक्षण पर सवाल उठाते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। साथ ही साथ उनको यह भी नहीं दिखाई देता, कई बार लोग मुझे भी पूछते थे, क्या तुम आदिवासी समाज के हो? मैंने कहा, क्या आदिवासी होना लंबे लंबे बाल या इस तरह से दांत अलग अलग सुले दांत बोलते हैं, जैसे ये देखो, ऐसे सुले दांत होने चाहिए, मुझे दाढ़ी होनी चाहिए, या अर्धनग्न शरीर होना चाहिए? ये से मैंने सवाल भी पूछे हैं। कहने का मतलब यह है मित्रों कि हमारी एक पीढ़ी जो पूरी तरह से मिट्टी का काम करते हुए, खेती का काम करते हुए, उस दलदल में, उस बंजर जमीन में पूरी खप गई। मेरे बापू के बारे में एक कविता आप सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे बापू उम्र के 7वें 8वें साल से ही कमर तोड़ मेहनत कर खपते रहे खेत खलिहान, भेड़ बकरी, गाय भैंस के सानी पानी, चारा खली जुटाने खिलाने,
भरे पूरे कुनबे के, नमक मिर्च, कपड़े लत्ते, दवा दारू, शादी ब्याह, पोते पोतियों के लाड़ प्यार, रूठे मनाने, पढ़ाई लिखा के जुगाड़ से, नौकरी चाकरी, सगाई शादी और परपोते की इच्छा लिए हुए कोल्हू के बैल की तरह हाँकते रहे। मालिक की बैल जोड़ी, घोड़ा गाड़ी, भारी भरकम बोझ लिए चढ़ते रहे, भारी भरकम बोझ लिए चढ़ते रहे। सीढ़ी दर सीढ़ी हवेली माड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी हवेली माड़ी। किसकी माड़ी? मालिकों की माड़ी। बदले में मिलती रही बीड़ी गाड़ी, साग कढ़ी, एक एक तोड़ते हुए गुलामी की बेड़ी, एक एक तोड़ते हुए गुलामी की बेड़ी। सोते जागते उठते बैठते बस एक ही चिंता, हो सबकी भलाई, खुद रहे सभी सुखों से कोसों दूर। दुखों को सीने में दबाए हुए आषाढ़ी कार्तिकी की वारी, बिना भूल चूक के करते रहे अविरत, नंगे पांव पैदल पंढरपुर की वारी। कोसों की दूरी नापते नापते हो जाते तल्लीन मगन, करताल मृदंग की गगन भेदी ध्वनियों में, हरिनाम की स्वर साधना में। विठोबा रखुमाई, ज्ञानबा तुकाराम, हरे कृष्ण हरे राम। सबके भूख और पेट की चिंता में या फिक्र में एक अदद रोटी खाकर भरपेट पानी पीते हुए। गौर कीजिए, एक अदद रोटी खाकर भरपेट पानी पीते हुए बड़ी सी डकार देते हुए कहते थे, जय अम्बाबाई भक्त खुशहाल रख, जय अम्बाबाई भक्त खुशहाल रख, रखना हो तो रख तेरे मन की मर्जी, रखना है तो रख तेरे मन की मर्जी। मतलब किसी देवी देवता के जिम्मे पर भार नहीं देते थे वो कि भैया मेरा भला कर, या फिर जैसे कि बताया जाता है, भिऊ नकोस्मि तुझा पाठीशी आहे, डर मत मैं तुम्हारे पीठ के पीछे हूँ। ऐसा जो भी कुछ बुआ बाबा वगैरह कहते हैं ना, ये सब झूठ है मित्रों। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं आप, मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीठ पीछे, उनके बताए हुए रास्ते पर या उन्होंने दिए हुए आशीर्वाद के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो दलित समाज हो, बहुजन समाज हो, आदिवासी समाज हो। बाबा साहब की कमाल है। और जिन परंपरा का मैंने जिक्र किया, जिनको मैंने नमन किया, ये परंपरा का कमाल है कि आज हम मनुष्य होने की पहचान को जो है खरे उतरे हैं। वरना इस तरह से क्या औकात और कौन सी हमारी अपनी पहचान है, ये बताइए। इसलिए हमें इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, शायद ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन मैं अभी 10-15 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आपको और अधिक जो है मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। चंद कुछ जो कविताएं हैं बची हुई, मैं ये करता हूँ। एक दूसरा कविता संग्रह भी इस तरह से आ रहा है मेरा, वो है आदिवासी युगारंभ। आदिवासी का युग का आरंभ होगा। कब होगा? इस तरह से हमारा वैचारिक आंदोलन आगे बढ़ेगा तो, वरना अपने घरों में सुरक्षित बैठेंगे या जंगल में उधर ही रहेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलेगा, तो आदिवासी जीवन का आरंभ नहीं होगा, आदिवासी जिंदगी का आगाज नहीं होगा। इसलिए आदिवासी युगारंभ मैंने अपने दूसरे कविता संग्रह का नाम लिखा है। एक याद फिर से अपने नानी को करते हुए। देखिए, ये प्रेरणा है, हर किसी ने लेनी चाहिए। मैंने ली प्रेरणा, मैं आगे बढ़ा, सुपर क्लास 1 प्रोफेसर हूं। ठीक है, किसके कारण? कि एक जुनून, एक लक्ष्य जिंदगी का हमने तय कर लिया। तो मुझे जो सुन रहे हैं मित्र हमारे, फिर चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो या मुख्य धारा के हो, जो भी हो, आपको प्रेरणा लेना है तो अपने परिवार से, अपने माता पिता से ले लो। और जो महापुरुष है, ना कि गणपति, महादेव, फलाना ढिमका और तमाम 33 करोड़ देवी देवता, बल्कि जो वैचारिक महापुरुष है उनके विचारों से कुछ प्रेरणा ग्रहण करो और आगे बढ़ो। यह मेरा अपना एक सलाह रहेगी मेरी अपनी। नानी कहती थी
ढिबरी की लौ कम कर बेटा। ढिबरी पता है? छोटी सी ढिबरी, चिमनी बोल सकते हैं इसको। ढिबरी की लौ कम कर बेटा, मिट्टी का तेल महंगा हुआ। आंखें थोड़ी बड़ी कर बेटा, आंखें थोड़ी बड़ी कर बेटा, दिमाग काफी तेज है तुआ। जिंदगी के मैदान में भाग दौड़ कर, जिंदगी के मैदान में भाग दौड़ कर जीत ले तू अंतिम जुआ। पढ़ लिख करके तू साहब बन जा, पढ़ लिख करके तू साहब बन जा, बस यही है तुम्हारी दुआ। नानी कहती थी, पहाड़े बोल तू मुंह खोल तू। पहाड़े बोलने पड़ते हैं कि नहीं? तो पहाड़े बोल तू मुंह खोल तू, जैसे बोले पंछी सुआ। पोपट बोलता है कि नहीं? वैसे बोलो, मुंह में जुबान है तुम्हारे। पहाड़े बोल तू मुंह खोल तू, जैसे बोले पंछी सुआ। जो भी पूछे गुरजी, जो भी पूछे गुरजी, बोल धड़ल्ले से, इसमें लाज शर्म कैसी बुआ। नानी कहती थी, माँ बाप की बंधुआ मजदूरी से, तुम्हारे माँ बाप की बंधुआ मजदूरी से जिंदगी बन गई अंधा कुआ। काल कोठरी में प्रकाश पुंज लातू, झोपड़ी में, ठीक है, काल कोठरी में प्रकाश पुंज लातू, इस कारण ही तोरा जन्म हुआ, इस कारण ही तोरा जन्म हुआ। और मित्रों देखिएगा, आपके माता पिता के उन तमाम श्रमों को, कष्टों को, यातनाओं को, पीड़ाओं को याद करो। किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया, किस तरह से हमको ये सुखद दिन देखने पड़े हैं। ये किसी के दिए हुए एहसान के कारण नहीं है, अपने माँ बाप की मेहनत का नतीजा है, महापुरुषों के वैचारिक आंदोलन का नतीजा है ये। इसलिए कहना होगा कि हमें आगे बढ़ना है तो हमारे अपने पैर जो है जमीन में चाहिए। ये जमीनी जुड़ाव, सामाजिक प्रतिबद्धता, ये बहुत आवश्यक है मित्रों। कुछ ऐसी भी कविताएं लिखी है जो सुनने तो पड़ेगी आपको। मुझे बुलाया गया है तो मैं तो सुनाऊंगा ही। और अंतिम कविताएं जो विद्रोह की कविताएं हैं मित्रों, उसको तो आपको सुनना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। मेरे मन में ही ऐसे विचार आए 2014 के आसपास, 2014 के आसपास, ये 14 की ही कविताएं हैं मित्रों। तो 14 को ये मैं क्यों याद कर रहा हूं? सत्ता परिवर्तन हो गया और अचानक से सारी चीजें गड्ढमगड्ढ हो गई, इसलिए मेरे दिमाग में ये सारी कविताएं जन्म ले लिया उन्होंने, वैचारिक। मैंने लिखा 2014 के साल में, काश मैं गाय होता, काश मैं गाय होता, काश मैं गाय होता तो हिंदू करते मेरी पूजा। आदिवासी परिवार में जन्म लेकर देखो बच गया मेरा बाजा। काश मैं गाय होता तो हिंदू करते मेरी पूजा, आदिवासी परिवार में जन्म लेकर देखो बच गया मेरा बाजा। ये वैयक्तिक नहीं है, हर किसी की बात मैं कह रहा हूं। दूध तो खैर सब जन पीते, दूध तो खैर सब जन पीते, पर ब्राह्मण पीते मूत। गोबर की भी आरती उतारकर धन्य हो जाते मूढ़ कपूत। सपूत और कपूत का अंतर तो जानते हैं आप। माता बनाकर माथा टेकते कौन? लोग। अगर मैं गाय होता तो माता बनाकर माथा टेकते, बहुजन हिंदू बन जाते सपूत। उपली जलाकर राख बनाकर, उपली बनाकर राख बनाकर मस्तक पर लगाते भस्म भभूत। मेरी रक्षा के खातिर, किसके? गाय अगर होता मैं तो। मेरी रक्षा के खातिर दंगे करते बहुजन हिंदू, मारे गए लोगों की लाश पर राजनीति करते योगी सन्यासी भोंदू। अच्छे दिनों की मनोकामना, अच्छे दिनों की मनोकामना मेरी भी होती क्षण में पूरी, ना चलती मेरे गर्दन पर चाकू और छुरी। नौछावर होते मुझ पर आबाल वृद्ध नर नारी। कुपोषण की भीषण समस्या से, क्योंकि आदिवासी तो बेचारा कुपोषण से मर रहा है ना, आपने देखा होगा। कुपोषण की भीषण समस्या से
चुटकी में मिलता मुझे छुटकारा, पुण्य मोक्ष के खातिर मिलता गरम नरम वैद्य नैवेद्य घास और चारा। पुण्य मोक्ष के खातिर मिलता गरम नैवेद्य घास और चारा। गोवंश का कानून बनता, गोवंश का कानून बनता, दलित बनता फिर से 3 वर्णों का दास। मेरी रक्षा के खातिर मुसलमानों की गली गली नुक्कड़ पर मिलती लाश। काश मैं गाय होता, काश मैं गाय होता। तो गोदान की कुप्रथा से, गोदान की कुप्रथा हिंदू समाज में है। गोदान का, अगर आपके पास गाय है और आपका परिवार का कोई व्यक्ति मर गया है तो गोदान करके, किसको दान करना है? ये गाय का दान पंडित जी को, पुजारी जी को। गाय कितने की है? 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की गाय, दुधारू गाय। तो ऐसी दुधारू गाय को पंडित जी को दान करना है, जिसको कहते हैं गोदान। जिस पर प्रेमचंद ने क्या लिखा? उपन्यास लिखा, गोदान। और किसान की क्या दुर्दशा हुई, होरी, होरी नाम के किसान की क्या दुर्दशा हुई, ये आप जानते हैं, साहित्य के विद्यार्थी लोग। तो गोदान की कुप्रथा से रोज होरी जैसे मरते किसान, बामन पंडे पुजारी शमशान में लहराते अपनी जीत का निशान। बामन पंडे पुजारी शमशान में लहराते अपनी जीत का निशान। काश मैं गाय होता। तो आज के दौर में मित्रों, मनुष्य से भी अधिक महत्व गाय को है, क्योंकि गाय को बांट लिया है। किसी ने सुअर को बांट लिया है, किसी ने गधे को बांट लिया है, किसी ने कुत्ते को बांट लिया है। यहां तक कि प्राणी जो है ना, अब मोर, कोई एक सरस्वती है बोले, वो विद्या वाली जिस पर वो बैठती है, तो उसको उन्होंने ले लिया, मोर पर वो बैठती है। चूहा, हिंदुओं ने जो है चूहे को ले लिया। अगर वही चूहा घर में निकलता है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, खलास करते हैं। मूषक है तो गणेश जी का वो मूषक है। तो इस तरह से अलग अलग प्राणियों को बांट लिया। किसी ने कुत्ता ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ। पेड़ों को बांट लिया मित्रों, कि वटवृक्ष अगर है तो वो हिंदुओं का है, अगर पीपल का पेड़ है तो वो बौद्ध धर्म का है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो कहते हैं कि नहीं, वो जो पेड़ है उस पेड़ पर बुधिया बैठता है। कौन है ये बुधिया? बुधिया अर्थात बुद्ध है, जिसकी प्रेरणा हमारे अपने जीवन में जरूरी है। लेकिन बांट लिया, पेड़ों को बांट लिया। तुलसी किसी और की है, हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, समान है सब। आदिवासी समाज के लिए सब समान है। सारे प्राणी, सारे पेड़ पौधे, सारे खाद्यान्न, है ना, सब समान है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज और संस्कृति महान है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं मित्रों। और एक कविता है इसी दरमियान की। अब मंदिर बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोरोना से मरना है तो मरने दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या, आदिवासियों का योगदान कितना महत्वपूर्ण था आप जानते हैं? आपके राम की रक्षा 14 साल तक आदिवासी समाज के जनजातियों ने की है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि जितने भी कोल किरात, जिनको दानव कह दिया गया, जिनको राक्षस घोषित कर दिया गया, जिनको नरभक्षी कह दिया गया, ऐसे जितने भी आदिवासी है, उन आदिवासियों के कारण राम 14 साल तक जीवित रह पाए, सुरक्षित। कोई फूड पॉइजनिंग नहीं हो पाई, क्योंकि शबरी माता ने पहले फूड टेस्टिंग किया। फूड टेस्टिंग उन्होंने सबसे पहले किया, फिर राम को उन्होंने बेर खिलाए। इसलिए आप याद रखिएगा कि आदिवासियों का योगदान राम को जिलाने में, जिंदा रखने में और उनका
सब कुछ जो भ्रमण था 14 सालों का वनवास, उस वनवास के दौरान आदिवासियों का योगदान है, आज उसके योगदान को भुलाया जा रहा है। आदिवासी चालीसा नाम की एक कविता है, वो आपको सुननी ही पड़ेगी। हनुमान चालीसा तो बहुत लोगों ने पढ़ी। हनुमान चालीसा में किस तरह से हनुमान जी ने सेवा की वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो आदिवासी चालीसा है उसको आप पढ़ो। नर को वानर बनाकर बिठाए गांव के बाहर चौपाल, सेंदूर तिलक लीप पोत कर हो गए धन्य बाल गोपाल। गांव जले हनुमान बाहर, महिमा है अपरंपार। आदिवासी तो वन में ही रहे, ना कोई पालनहार। मंदिर में नहीं है प्रवेश, यह कैसा है न्याय। पत्थर काट काट कर मंदिर हम तो ही बनाए। जंगल जंगल हम फिरे, राम जी की रक्षणाय। जंगल जंगल हम फिरे, राम जी की रक्षणाय। नाम हो गया मरकट का, क्या करे तरुणोपाय। धन्य हो गई सीता मैया, हम जैसे सेवक पाए। मोती कंठहार देकर बहुत कृपा पुण्य कमाए। गिलहारी की भी हिस्सेदारी, ठीक है, गिलहारी की भी हिस्सेदारी। राम सेतु पुल बनाए, कोल किरात मुंडारी को असुर राक्षस घोषित कराए। प्रातः शुभ नाम लेकर, राम नाम लेते हैं ना लोग, इसलिए प्रातः शुभ नाम लेकर जनता स्वर्ग का सुख पाए। मंगल कुछ ना करी हमका, राम भी अयोध्या बस जाए। राम तो अयोध्या में जाके बस गए, लेकिन आदिवासियों का क्या? कितना लैंड, कितना जमीन आदिवासियों के नाम किया भाई तुमने। मैं तुमसे पूछ रहा हूं राम जी को कि तुम्हारा वनवास खत्म होने के बाद तुम तो वापस अयोध्या नगरी में जाकर के राजा बन गए, लेकिन तुम्हारी जिन्होंने सेवा की उनका क्या? मशाल लेकर हाथ में हमने ही लंका जलाए। नाम होवे हनुमान पूंछ का, बस यही एक पीड़ा सलाए। जीवन में राजा देखा, रावण जैसा ना कोई होए। राजा प्रजा एक समान, कोई रंक ना राव तोए। दुहाई देकर सेवक की खूब सारी सेवा कराए। जंगल में तुम मंगल करी, ठीक है। दुहाई देकर सेवक की खूब सारी सेवा कराए। जंगल में तुम मंगल करी, हमको शमशान घाट पहुंचाए। यह थी आदिवासी चालीसा। और एक बहुत ही खतरनाक और महत्वपूर्ण वास्तविक कविता, उसको भी सुनना होगा, क्योंकि 2014 के बाद जो भी कुछ मैंने देखा अपनी आंखों से, जो चित्र बदला, उस चित्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ कविता के माध्यम से। जिस कविता का नाम है, और वो का ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी मूल निवासी है, आदिवासी इंडिजिनस है। तो आज का एक संगठन और संगठन की सरगना हमारे नाम के आगे हमारा धर्म परिवर्तन करके हिंदू लगाना चाहता है। ऐसे लोगों के प्रति एक कविता है मेरी, जिसका कविता का शीर्षक है संघवाद। रातों रात उग आई खाकी हाफ चड्डियां। रातों रात उग आई खाकी हाफ चड्डियां। काली टोपी काला दिल करतुत काली चोटियां। हाथ में लेकर चलते डंडे, गली में घूमते बामन पंडे। जमा होते हैं जैसे मवाली गुंडे, कवायद करते हैं हर एक संडे टू संडे।
ये कैसे है स्वयं सेवक, जनता नहीं है जिनकी अभिभावक, बने फिरते हैं पशुवत हिंस्र श्रावक, मानवता के नहीं है लायक। संघवाद में है इनकी शक्ति, संघवाद में है इनकी शक्ति, जाति धर्म भेद में है इनकी भक्ति, राजनीति से मिल गई युक्ति, राजनीति से मिल गई युक्ति, भारत को जिनसे ना मिलेगी मुक्ति, भारत को जिनसे ना मिलेगी मुक्ति। वर्णवाद है इनका नारा, वर्णवाद है इनका नारा, गुलाम बन गया है भारत सारा, दलित आदिवासी मुसलमानों को कानून से भी किया बेसहारा, दलित आदिवासी मुसलमानों को कानून से भी किया बेसहारा। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, वैचारिक है, विद्रोही किस्म की है, और ये सच है जिसको नकारा नहीं जा सकता। मित्रों, आपने मुझे सुना, आपको कितना मेरा वक्तव्य, मेरा मंतव्य पसंद आया, या आपने कमेंट किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो फिर वापस समय मिला तो कर दीजिए। आपने मुझे बहुत गंभीरता से सुना, मेरी कविताओं को सुना, मुझे सराहा, मुझे शुभाशीष दिए, मंगल कामनाएं की मेरे लिए। इसलिए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। आज जैसा हम देखते हैं कि एक समुदाय का एक ईद, बकरी ईद जो है, बकरी ईद भी है, तो बकरी ईद की भी आप सभी को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। क्योंकि हमारा देश विभिन्न धर्मों का है, जातियों का है, भाषाओं का है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, इस तरह से जो कहा जाता है। तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी भाषाओं के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर इस भूमि पर रहेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे, तभी इस भारत भूमि का कल्याण होगा, विश्व में हमारा नाम होगा। क्योंकि यह भूमि महात्मा गौतम बुद्ध की है, यह भूमि संत कबीर की है, संत तुकाराम की है, यही भूमि बिरसा की है, यही भूमि तंट्या भील की है, यही भूमि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की है, राजा छत्रपति शिवराय की है, शाहू महाराज जी की है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति सूर्य महामानव ज्योतिबा फुले, इन सभी की है। सभी को जोहार, जय भीम, जय बिरसा, जय मल्हार, जय शिवराय, जय जिजाऊ, नमस्कार।